गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू विवेक सर ट्यूटोरियल्स। हम एक बार आपके सामने फिर आ चुके हैं लेक्चर नंबर 12, जो कि लास्ट लेक्चर होने वाला है क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी का। इसके बाद हम नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो होगा लाइट। आज का चैप्टर थोड़ा सा ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा बड़ा होगा, जिसमें आप 3 मेन टॉपिक्स को कवर करेंगे, जो कि होने वाला है इलेक्ट्रिक पावर का जो रिमेनिंग पार्ट है। लेक्चर 11 में जो भी हमने इलेक्ट्रिक पावर का छोड़ा होगा उसको आज हम निपटाएंगे पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक पावर को। दूसरा, कमर्शियल यूनिट जो होती है, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि किस तरीके से आप यूनिट के बिल निकालते हो, पैसे जैसे आप निकालने हैं, कितना बिल आपका आया है इन अमाउंट, उसको निकाला जाएगा। आज वो भी हम सीखेंगे। एंड फाइनली हम एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो रात के 1:30 बज रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। हम जिससे स्टार्ट करेंगे वो है इलेक्ट्रिक पावर। एक छोटा सा पीछे से उठा के इसके फॉर्मूले वगैरह, कौन कौन से इसके फॉर्मूले थे, और उसके बाद इनके थोड़े बहुत न्यूमेरिकल और कैसे कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर से कनेक्टेड है, इन सब चीज को हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ते हैं। हमने आपको पावर के बारे में बताया था, नॉर्मली पावर, मैकेनिकल पावर जो होती है वो होता है मैकेनिकल वर्क डन ओवर टाइम, यानी कि कितने समय में कितना वर्क हो रहा है, रेट ऑफ मैकेनिकल वर्क। सिमिलरली यहां पर रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क को आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर। ये हमने आपको ऑलरेडी बताया था, रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पावर। तो नॉर्मली फॉर्मूला वही रहने वाला है, P = W/T। ये इसका फॉर्मूला बन जाता है इलेक्ट्रिक पावर का। ठीक है, लेकिन इसके बाद हमने इसके 3 और फॉर्मूले डिराइव किए थे, जो इसी के कहीं से थ्रू आए थे, और हमने इनको यहां से लिखा था कि पहला वाला जो है वो है P = V/I। ये हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट इसके बारे में लिखेंगे, ये फॉर्मूला होता क्या है। P = V/I इज द फर्स्ट फॉर्मूला। P = I²R। V = IR यहाँ पे पुट करते हैं, और फिर देन I × II, और I²R हो जाता है वहाँ से। एंड फाइनल जो फॉर्मूला आपके पास आता है वो होता है P = V²/R, जहाँ पे आप I की वैल्यू की जगह क्या पुट करेंगे, V/R पुट करते हैं। ठीक है ना, तो यहां से आपके पास 3 फॉर्मूला आ जाते हैं, एंड डिपेंड कि आपको कौन सी सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लाइक पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, करंट गिवन है, पावर निकालनी है तो V × I लगेगा। कहीं अगर किसी में रेजिस्टेंस गिवन है तो V²/R या I²R। सो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि आपके पास कौन सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, और उसी हिसाब से आप पावर का फॉर्मूला लगाएंगे। दैट मीन्स आपके पास 4 फॉर्मूले आ जाते हैं यहां से पावर के। एक वर्क डन ओवर टाइम, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला आप कह सकते हैं। एक है P = V × I, एक है I²R, एंड फाइनली आपके पास आता है V²/R। जो SI यूनिट हमने बताई थी पावर की आपको, नॉर्मल इसके हिसाब से SI यूनिट जो बनती है वो बनती है, एक सेकेंड, SI यूनिट जो बनती है यहां से वो बनती है जूल/सेकेंड, जूल/सेकेंड। लेकिन इसी को आपने एक छोटा टर्म और बताया था, वो था W, यानी कि वॉट। दूसरी तरीके से जो हम जूल/सेकेंड को लिख सकते हैं एक अलग तरीके से, वो क्या है, वॉट। और ज्यादातर वॉट ही यूज होता है पावर की SI यूनिट के लिए। ठीक है, अब ये वॉट जो होता है, ये भी हमने आपसे डिस्कस किया था कि जो वॉट होता है ये छोटी मोटे अप्लायंसेस के लिए यूज हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पावर है तो उसके लिए जो यूज होता है वो क्या होता है, वॉट। और ये छोटे मोटे अप्लायंस जो पावर ड्रॉ करते हैं उसके लिए वॉट होता है। लेकिन अगर बड़ी वैल्यू चाहिए होती है तो इसी की एक बड़ी यूनिट भी आती है, जिसको हम बोलते हैं KW, या फिर आप इसको कह सकते हैं किलोवाट। इसका भी हमें आज पढ़ना है डिटेल में कि किलोवाट क्या होता है, पर फिलहाल जो SI यूनिट ऑफ पावर होती है, बेसिक यूनिट ऑफ पावर होती है, वो होती है वॉट, या फिर उसको क्या कह सकते हैं, जूल/सेकेंड भी उसको कहा जाता है। और उसकी बड़ी यूनिट जो होगी वो क्या हो जाएगी, किलोवाट। KW से उसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये इसके 4 फॉर्मूले हैं, इनको आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इन्हीं के बेस पे आगे आपके पास न्यूमेरिकल आते हैं। छोटे मोटे न्यूमेरिकल आते हैं, कोई बहुत बड़े न्यूमेरिकल्स नहीं आते। इनको स्टेप बाय स्टेप आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करने के लिए आएंगे, नथिंग मोर नथिंग लेस। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। कि आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, आपके पास एक बल्ब है, बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट्स 100 वॉट। इसका मतलब है लाइन का कि 220 वोल्ट्स जब उसको सप्लाई किया जाएगा, जब उसको पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट का दिया जाएगा, तो उसमें से जो पावर ड्रॉ होगी वो कितनी होगी, 100 वॉट्स की पावर ड्रॉ होगी। ये इसका मेन एक गिवन स्टेटमेंट है कि कोई बल्ब है, उसके पास 100 वॉट की पावर आ रही है जब वो 220 वोल्ट्स का
वोल्टेज खींच रहा है। तो यहां पर आपके पास वो जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट विल बी द पावर व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ सप्लाई ऑफ 110 वोल्ट्स। देखिए अब उसने क्या कर दिया, जस्ट हाफ कर दिया वोल्टेज, तो क्या पावर भी हाफ हो जाएगी? ऐसा नहीं होता, इसमें आपको प्रॉपर सॉल्यूशन करके ही निकलेगा। देखिए वो क्या कह रहा है कि जब आपके पास गिवन स्टेटमेंट क्या है, गिवन स्टेटमेंट ये है, दो केस बनेंगे। केस 1 में क्या है बेटा, कि आपके पास दे रखी है वोल्टेज कितनी, 220 वोल्ट्स। 220 वोल्ट्स का आपको वोल्टेज वहां पर गिवन है और उसमें आपको पावर गिवन है कितनी, 100 वॉट्स की। ठीक है, और वो कह रहा है केस 2 के लिए कि अगर आपके पास वोल्टेज 110 वोल्ट्स है तो इस केस में पावर कितनी होगी। तो ये अभी फिलहाल के लिए आधी स्टेटमेंट बोलेंगे, पार्शियल स्टेटमेंट बोलेंगे, क्योंकि यहां पर पूरी तरीके से आपको पता नहीं लग पा रहा है कि इसमें इसकी किस हेल्प से, इसकी हेल्प से आप यहां पे पावर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आपको एक चीज याद रखनी है कि इन केसेस में जो चीज नहीं बदलती है वो है अप्लायंस और अप्लायंस की रेजिस्टेंस, क्योंकि बल्ब तो वही है। देखिए बल्ब 220 वोल्ट पे भी वही कनेक्टेड है और बल्ब 110 वोल्ट पे भी वही कनेक्टेड है, यानी कि जो अप्लायंस है वो नहीं बदला है। और अगर अप्लायंस नहीं बदला है तो उसकी रेजिस्टेंस भी नहीं बदलेगी। दैट मीन्स अगर आप किसी तरह यहां से रेजिस्टेंस निकाल दो तो वही रेजिस्टेंस आप यहां पर क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, जस्ट बिकॉज द अप्लायंस इज सेम। और यहां P, V और R इन चारों फॉर्मूले में से जो फोर्थ वाला है वो इसमें लग सकता है। तो आप डायरेक्टली P इज इक्वल टू V²/R करेंगे, यहां से R की वैल्यू हो जाएगी V²/P। दैट मीन्स 220 इंटू 220 ओवर पावर कितनी है, 100। इससे ये 22 इंटू 22 इज 484। तो 484 ओम का आपके पास रेजिस्टेंस है जो कि सेम रहेगा। आप बल्ब को किसी भी चीज से कनेक्ट करा दीजिए, किसी भी वोल्टेज से, 110 से कराइए, 150 से कराइए, 120 से, 220 से, जिससे भी मर्जी करा दीजिए, बल्ब का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि वो अप्लायंस सेम है और उसकी वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो आर जो है वो कितना है, 484 ओम्स का है। ठीक है, यही आर को अगर आप यहां अप्लाई करेंगे, 484 ओम्स को अगर आप यहां अप्लाई करेंगे तो सेम इसी फॉर्मूले से, इस पहले आपने रेजिस्टेंस निकाली, अब इसी फॉर्मूले से आप यहां से पावर भी निकाल सकते हैं। P इज इक्वल टू V²/R। अब पावर आपको निकालनी है, दैट मीन्स V² मतलब 110 इंटू 110 ओवर रेजिस्टेंस कितना है, 484। ठीक है, अगर आप इसे 11 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, 11 10 ज़ा 110, 11 4 ज़ा 44, 11 4 ज़ा 44। यहाँ अगेन 11 10 ज़ा 110, 11 4 ज़ा 44, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 5 ज़ा 10। सॉल्व करके आपके पास ओवरऑल जो पावर आ रही है वो आ रही है 25 वॉट्स की पावर। देखिए आपने शुरुआत में कैसा लग रहा था कि हम अगर पोटेंशियल देखे हाफ कर रहे थे, 220 से सीधा कहाँ ले आए 110, तो ज़्यादातर दिमाग में क्या बैठता है कि 100 भी ये कितना हो जाएगा, बिल्कुल हाफ हो जाएगा, 50 वॉट्स हो जाएगा, जबकि ये कितना हुआ, 1/4 हो गया। आपने पोटेंशियल को हाफ किया है और पावर कितनी हो चुकी है, 1/4 हो चुकी है। ठीक है, तो यहां से आपको देखना पड़ेगा इस चीज को कि जो चीज ऐसे केसेस में नहीं बदलती कि आपने पोटेंशियल चेंज कर दिया, ऑब्वियसली बात है कि पावर भी जो आएगी वो चेंज ही आएगी, लेकिन जो चीज चेंज नहीं हो रही है वो आपको ये देखना है, वो है उसकी पावर। पावर जो है वो बदलेगी नहीं। ठीक है, तो जो पावर तो बदलेगी लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो नहीं बदलेगा। रेजिस्टेंस के लिए आप क्या करेंगे, फिर एक वैल्यू फॉर्मूला पुट करके जो भी चीज़ें गिवन है रेजिस्टेंस निकालनी है और सेम उसके बाद आपके पास पावर भी आ जाएगी। तो इस तरह के सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल होंगे जहां पे आपको हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद आप इजीली उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहाँ गया, इसको करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, वैसे तो कमर्शियल यूनिट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि एक बल्ब है, इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। अगेन देखिए किससे कनेक्टेड है, वो 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से कनेक्टेड है एंड ड्रॉज अ करंट, और करंट कितना ड्रॉ कर रहा है, ऑफ 0.5 एम्पियर
0.5 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है। पहले पावर ड्रॉ बता रखी थी कितनी पावर ड्रॉ करेगा, और अब क्या बता रखा है कि करंट ड्रॉ कितना करेगा। तो करंट 0.5 एम्पियर का वो ड्रॉ कर रहा है। वो आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द पावर ऑफ बल्ब। बल्ब की पावर निकालने के लिए वो आपको कह रहा है। तो इसको आप बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि सीधे सीधे वैल्यूज गिवन है, इसमें और कुछ करना नहीं है। सॉल्यूशन में आपके पास गिवन है वोल्टेज 220 वोल्ट्स, और आपके पास गिवन है करंट 0.5 एम्पियर। आपको निकालनी है पावर, पी वी और आई सामने दिखा हुआ है, फॉर्मूला है P इज इक्वल टू वी इंटू आई। तो ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं जो आप पुट करेंगे, P इज इक्वल टू वी इंटू आई से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वी कितना है 220 और 0.5, 5 to the 10 11, 5 to the 10 राइट 10, 5 to the 10 1 11, तो 110 पावर है ना वॉट्स। 110 वॉट की जो पावर है वो इस क्वेश्चन में आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका ऐसे ही छोटे मोटे क्वेश्चंस आपके यहाँ से आते रहते हैं। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है ये हो गया ना, इसको हटा देते हैं हम। इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पास आते रहते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। कि पावर की कमर्शलाइज यूनिट क्या है। वॉट में तो देखिए, वॉट मैंने आपको बताया था एक बहुत छोटी यूनिट है, ठीक है, उसमें आपको कोई भी कमर्शलाइज यूनिट में आप उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। जो वॉट की यूनिट है वो कमर्शलाइज जो है वो नहीं हो सकती। कमर्शलाइज यूनिट जो होती है वो इलेक्ट्रिक पावर की डिफरेंट रहती है। ठीक है, तो यहां पे अगर आप बात करें कमर्शलाइज यूनिट की, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी बोल सकते हैं इस चीज को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप कंज्यूम करते हो, देखिए वही है पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है। बता देता हूं मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में भी, अब मेरे को लगता है मैंने आपको पहले ही बताया है, पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है, राइट। नाउ यहां पर जो P है वो है इलेक्ट्रिक पावर, और W जो है वो है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क डन। और हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं 9th क्लास से कि जो इलेक्ट्रिक वर्क डन होता है या फिर कोई भी वर्क डन होता है वो एनर्जी के ही बराबर होगा। यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, एनर्जी के बराबर होगा। तो इसी फॉर्मूले को आप E अपॉन टी भी लिख सकते हो। दैट मीन्स पावर इक्वल्स टू E अपॉन टी भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक पावर इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम भी हो सकता है। तो यहां से अगर एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आएगा तो वो क्या आएगा, पावर इंटू टाइम। और इस एनर्जी की वो यूनिट पूछ रहे हैं तो वो क्या होगी, टाइम तो होता है आवर्स में, क्योंकि ज्यादा समय के लिए आप कंज्यूम करते हैं ना अप्लायंसेस की एनर्जी। अप्लायंसेस ऐसा तो है नहीं कि 2-2 सेकंड के लिए आप चला रहे हैं, लंबे समय तक के लिए चलते हैं। तो वो जो लंबा समय है उसको आप किस में कैलकुलेट करते हो, ज्यादातर आवर्स में कैलकुलेट करते हो। और जो ये पावर है ये भी बड़ी पावर होती है, तो वॉट की जगह क्या होता है, किलोवाट। तो ओवरऑल ऐसा यूनिट जो होती है किसकी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, वो कितनी होती है, किलोवाट आवर। ठीक है, इसको आप कभी कभी डिफाइन भी करते हैं, कभी कभी अगर आ गया आपके पास तो आप उसको बताएंगे भी कि किलोवाट आवर क्या होता है। इसको हटा देते हैं, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए था कि कहां से किलोवाट आवर आया। किलोवाट आवर को अगर कभी कभी ऐसा आ गया तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि डिफाइन 1 किलोवाट आवर। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाता है तो नॉर्मल सी बात है कि 1 किलोवाट आवर का मतलब है कि आपके पास कोई अप्लायंस रखा हुआ है जिसकी पावर 1 किलोवाट है। ध्यान से सुनिए, आपके पास एक अप्लायंस है, उसकी पावर 1 किलोवाट है और वो 1 घंटे के लिए चल रहा है। तो उसने जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की होगी ना, वो 1 किलोवाट आवर के बराबर आती है। तो इसका आंसर जो आता है वो क्या है, 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट of electrical energy consumed by an appliance of power 1 kilowatt that is being used for 1 hour.
तो ये उसका एक छोटा सा डेफिनेशन हो जाता है कि 1 किलोवाट आवर जो होता है वो एक ऐसा अप्लायंस जिसकी पावर 1 किलोवाट है, वो अगर 1 घंटे के लिए चल रहा है तो वो जितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा वो कितनी करेगा, 1 किलोवाट आवर। वैसे एनर्जी कंज्यूम जूल में भी आ सकती है, दैट इज ट्रू, लेकिन जूल में बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। आप ऐसे कह सकते हो कि उसने इतना जूल का एनर्जी कंज्यूम किया, लेकिन अगर वो सेकंड्स के लिए चल रहा है तो, क्योंकि जूल पर सेकंड बोलते हो आप, अगर आपको याद हो, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले भी कि पावर की जो यूनिट है वो वॉट है और वॉट को आप जूल पर सेकंड बोलते हो, ठीक है, लेकिन वो पर सेकंड है, जूल पर आर नहीं है, क्योंकि जूल बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत छोटी यूनिट है। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम जूल्स में बता रहे हो ना, तो आपको एक बहुत बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसीलिए आप एक बड़ी यूनिट लेते हैं, किलोवाट आवर्स, ठीक है। अब मैं यहां से अगर कहीं जा रहा हूं, लाइक मैं सपोज 40 किलोमीटर जा रहा हूँ या 4 किलोमीटर भी चलो जा रहा हूँ, तो मैं 4 किलोमीटर को आराम से बोल दूंगा, मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा मैं 4000 मीटर जा रहा हूँ। नॉर्मली 4 किलोमीटर बोल दो, क्यों? क्योंकि वो एक इजी वे है बताने का, एक बड़ी यूनिट यूज करके एक वैल्यू को छोटा करने का, ठीक है। तो यहां पर भी यही होता है, आप जूल्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जूल्स में वैल्यू जो होगी वो बहुत बड़ी आएगी। इंस्टेड आप क्या यूज करते हैं, किलोवाट आवर यूज करते हैं, जो कि एक बड़ी यूनिट है और जिसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, छोटी आएगी एंड इजीली टू कैलकुलेट होगी। मतलब वो आराम से आप क्या कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट करके जो भी कैलकुलेशंस हैं वो इजी कर सकते हैं। तो यहां पर 1 किलोवाट आवर का मतलब है कि आपके पास अप्लायंस है जिसका पावर कितना है, 1 किलोवाट, और वो यूज कितनी देर के लिए हो रहा है, 1 घंटे के लिए यूज हो रहा है। तो जितनी वो एनर्जी कंज्यूम करेगा वो कितनी करेगा, 1 किलोवाट आवर की एनर्जी वो कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका 1 किलोवाट आवर। अब इसके बेस पे भी क्वेश्चन आते हैं, वैसे हाँ इसकी एक वैल्यू है, शायद क्या है ही 1 किलोवाट जो है वो 36 इफ आई एम नॉट रॉन्ग लाख जूल्स के इक्वल है, ठीक है। जूल्स को छोटा लिखते हैं, जूल्स के इक्वल है, या फिर इसको आप 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स के बराबर भी लिखते हैं 1 किलोवाट में। इतने जूल्स होते हैं, तो 36 लाख जूल्स लिखिए एक उसके लिए, किलोवाट के लिए। और ऐसा तो है नहीं किसी का एक ही किलोवाट का पावर होगा, 20-20 किलोवाट के होते हैं, 40 होते हैं, 100 किलोवाट भी होता है कभी कभी। तो जिसके ज़्यादा हैवी ड्यूटी वाले यूज़ करते हैं वो, तो वहाँ पर 100 चला जाता है। तो इस 36 लाख की मल्टीप्लाई, 36 लाख की मल्टीप्लाई आप उसमें कराओगे जो किलोवाट में आपकी वैल्यू होगी, तो एक बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती है। इसीलिए आप इसको किस में रखते हैं, किलोवाट्स में रखते हैं। इसलिए 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। अगर कभी कन्वर्ट करने के लिए आया और क्वेश्चन आपके पास आया कि हाँ भाई इसको जो है कन्वर्ट करना है, सॉरी ये किलोवाट आवर है आई गेस, हाँ 1 किलोवाट आवर, तो अगर आया कन्वर्ट करने के लिए कि हाँ कन्वर्ट करना है जूल्स में, तो सिंपली आप क्या करोगे, 3.6 इंटू 10⁶ की उसके बाद मल्टीप्लाई कराइए और छोड़ दीजिए, सॉल्व भी मत करिए। कर लीजिएगा अगर करना है तो, नहीं तो सॉल्व भी मत करिए, वो आंसर वही आता है, ठीक है। सही रहेगा वहाँ पर भी, मतलब पता रहेगा एग्जामिनर को कि आपको पता है कि कन्वर्ट करने के लिए क्या करना था, तो ऑब्वियसली आपको कैलकुलेशन भी आती ही होगी, है ना। तो यहाँ पर आप इसे छोड़ सकते हैं, ठीक। तो इसी से रिलेटेड आपके पास फिर एक क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास एक रेडियो सेट है, और रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट्स, ठीक है। अब देखिए पावर कितनी है इसकी, 60 वॉट्स, रन्स फॉर 50 आवर्स। सो कैलकुलेट करना है द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। ऑब्वियसली बात है 50 घंटे वो चल रहा है, जूल्स में तो होगी नहीं, कर भी सकते हैं जूल्स में लास्ट में करेंगे, लेकिन पहले किस में करेंगे, हम उसको किलोवाट आवर में करेंगे, ठीक है। अब मेन बात यह है कि पावर आपकी क्या दे रखी है, वॉट्स में दे रखी है, तो इसको या तो आप पहले ही किलोवाट में कर दीजिए या लास्ट में करिए, दैट इज योर चॉइस। तो आपके पास पावर दे रखी है 60 वॉट्स और टाइम आपको दे रखा है 50 आवर्स। तो बहुत सिंपल है, लिखना है, उस वैल्यू पुट करनी है। ई इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, पी इंटू टी होता है, पी इज इक्वल टू ई अपॉन टी होता है ना, बताया था ना, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, या फिर इसको W की जगह हम E भी लिख सकते हैं। तो P इज इक्वल टू E अपॉन टी, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू टी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम निकालना है। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू P इंटू टी होने के बाद आप क्या करेंगे, E इज इक्वल टू P इंटू टी हो जाएगा, और उसके बाद पावर जो है वो 60 इंटू टाइम कितना है 50, लेकिन यहाँ पे अभी ये आवर्स में है, लेकिन ये वॉट में है। अब इसको किलोवाट में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0, 0 से 0, क्या हुआ, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 5 से 5 कैंसिल। ई जो आया आपके पास वो आया 3 किलोवाट आवर। ये आपके पास क्या आई है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम आई है, जो रेडियो ने करी है, जिसकी पावर 60 वॉट थी और वो कितनी देर तक चल रहा था, 50 आवर्स तक वो रेडियो चल रहा था, ठीक है। तो उसके बाद इस तरह से आप जो है यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कैलकुलेट करते हैं 3 किलोवाट आवर के
हिसाब से। ऐसे और भी क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, बट इनसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आई गेस रिकॉर्ड होना तो चाहिए। जी, तो इसमें ये है कि ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, लेकिन एकदम वही होता है कि सेपरेटेड क्वेश्चंस नहीं आते। आपके पास क्या होता है, एक पूरा का पूरा पार्ट देता है। जैसे मैं तो पार्ट में समझा रहा हूँ आपको, एक बार आपने पावर निकाली, अब आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाली, अब जो नेक्स्ट पोर्शन आएगा इसका, उसमें आप निकालते हैं कॉस्ट। ठीक है, अब कॉस्ट आप निकालते हो कि कितनी कॉस्ट आपके पास आएगी, कॉस्ट फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, उसको करते हैं। आपके पास कॉस्ट क्या आएगी, कॉस्ट फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। अब इसको करने से पहले एक चीज अपने दिमाग में बिठाना बहुत जरूरी है कि आपकी जो घर में बिजली आती है, बिजली का बिल आता है, वो यूनिट्स में आता है, वो यूनिट्स में आता है। और आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है वो होती है किलोवाट आवर के हिसाब से, क्योंकि आपके घर में पावर जो है वो किलोवाट्स में है और जो टाइम है वो किस में है, आवर्स में है। तो आपकी यूनिट्स बिजली के बिल में आती हैं और किलोवाट आवर के हिसाब से आप अपनी जो भी इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन है, जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हो, किस हिसाब से करते हो, किलोवाट आवर के हिसाब से करते हो। तो इन दोनों में सीधा सीधा बहुत सिंपल सा रिलेशन है कि एक यूनिट जो है, एक यूनिट जो है वो 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, बहुत आसान रिलेशन कि 1 यूनिट जो है वो 1 किलोवाट आवर के हिसाब से होती है। प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी आपके लिए बहुत सही है कि एक यूनिट जो है वो किसके लिए है, 1 किलोवाट आवर के लिए। आप अपने घर में बिजली का बिल जो है उसे चेक कर सकते हैं, वहां पर आपके पास यूनिट्स में आती है और साइड में उसमें कहीं ना कहीं बिल में लिखा हुआ भी होगा KWH। KWH मीन्स किलोवाट आवर। तो उस हिसाब से आप इसे कैलकुलेट करके कर सकते हैं। नाउ 1 यूनिट के हिसाब से मतलब जो भी बिल का जो अमाउंट है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में सेटअप रहता है, और ऐसा भी नहीं रहता कि कंटिन्यू फिक्स रहता है। फर्स्ट 100 यूनिट्स के लिए अलग रहता है, उसके बाद 100 से 200 के लिए अलग रहता है, देन 2 से 300 के लिए अलग रहता है, और ऐसे ऐसे करते करते जो वैल्यूज हैं, जो अमाउंट फिक्स्ड हैं, वो बदलते रहते हैं। ठीक है, तो यहां पे मेन चीज जो ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि एक यूनिट में 1 किलोवाट आवर होता है। ये बेसिक चीज है, ये बेसिक है जो आपको याद रखना ही रखना है कि एक यूनिट में क्या होता है, 1 किलोवाट आवर होता है। फिर यूनिट के हिसाब से कितने पैसे दिए हुए हैं क्वेश्चन में, वो आप आगे करते हैं। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपको करवाता हूं डायरेक्टली कि आपके पास सपोज एक रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज, जिसकी पावर 350 वॉट्स है। एक रेफ्रिजरेटर है जिसकी पावर कितनी है, 350 वॉट्स है, रन्स 10 आवर्स अ डे फॉर स्ट्रेट 30 आवर्स, 30 डेज, फॉर स्ट्रेट 30 डेज। कैलकुलेट द कॉस्ट of electrical energy consumed if, क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम निकालना है अगर इफ द रेट इज रुपीज लेट्स सपोज 3 पर KWH। ठीक है ना, या तो ₹3 पर यूनिट आएगा अब लिखा हुआ क्वेश्चन में, या आएगा ₹3 पर KWH, बात एक ही है। पर यूनिट बोल लीजिए, पर किलोवाट आवर बोल लीजिए, बात क्या रहेगी, एक ही रहेगी। ठीक है, तो एक रेफ्रिजरेटर है जिसका पावर कितना है, 350 वॉट है, वो चल रहा है एक दिन में कितना, 10 घंटे चल रहा है, और ऐसे ही वो कितने दिन तक चलता है, 30 दिन तक चलता है, यानी कि ऑलमोस्ट एक महीने तक चलता है। ठीक है, अ मंथ ऑफ 30 डेज, उतने में वो चलता है। और वो आपको बोल रहा है कि 30 डेज चलने के बाद आपका उस जो रेफ्रिजरेटर है उसका बिल कितना आएगा, उसका जो रेट है वो कितना है, ₹3 पर किलोवाट आवर, यानी कि एक यूनिट पे कितना होगा, 3 किलोवाट आवर। तो पहली चीज जो आपको कैलकुलेट करनी है वो क्या करनी है कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसने कंज्यूम करी है।
रेफ्रिजरेटर जो आपका है उसने कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम किया है, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन में सबसे पहली चीज जो आप कैलकुलेट करेंगे वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, यानी कि ई। इसके लिए आपको गिवन है पी जो कि है 350 वॉट्स, और आपको गिवन है टाइम जो कि है 10 आवर्स। लेकिन ये 10 आवर्स जो है ये एक दिन का है और वो कितने दिन चला है, 30 डेज। तो यहाँ आप किसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, 30 की, तो ये पूरा आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ से सिंपल फिर आपके पास फॉर्मूला है E इक्वल्स टू पी इंटू टी। पावर कितनी है 350 और टाइम कितना है 10 इंटू 30। इज दैट सो? लेकिन यहाँ पे आप फिर ध्यान दीजिए हमारी पावर जो होती है वो किस में होती है, किलोवाट में। तो ऑब्वियस सी बात है वॉट में है तो हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 जीरो ऊपर है 3 जीरो नीचे हैं, ये हो जाएंगे सबके सब कैंसिल। यहाँ पे आएगा 3 इंटू 1 इंटू 35, तो ये आ रहा है 15, 3 5 से 15, 3 9 एंड 105 किलोवाट आवर। ये आई आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी consumed by the refrigerator of power 350 watts that runs 10 hours a day for 30 days। 30 डेज में जितना उसने पावर कंज्यूम किया है वो कितना किया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम जो किया है वो कितना किया है, 105 किलोवाट आवर। यहां तक आपने इधर भी करा है, जो पहले क्वेश्चंस कर रहे हैं वहां पर भी आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कितनी हुई है वो कैलकुलेट की है। लेकिन अब आपको कॉस्ट भी निकालनी है, और कॉस्ट जो है बेटा, कॉस्ट वो कह रहा है कॉस्ट फॉर 1 यूनिट। कॉस्ट फॉर 1 यूनिट जो है वो है ₹3, यानी कि 1 किलोवाट आवर। इस 105 किलोवाट आवर का मतलब है 105 यूनिट। ठीक है, कॉस्ट फॉर 1 यूनिट है ₹3, तो कॉस्ट फॉर 105 यूनिट्स कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है यार, मल्टीप्लाई ही तो करेंगे। 15 315 रुपए, 315 रुपए एक महीने में बिल आएगा सिर्फ रेफ्रिजरेटर का, अगर वो 10 घंटे चल रहा है एक दिन में 30 दिन के लिए। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, जो बिल है वो आएगा 350 रुपीज़। इसी तरह के क्वेश्चन आपके पास आते हैं जिसमें आपको कॉस्ट निकालनी होती है रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। कुछ भी दे देंगे, ठीक है, कोई भी अप्लायंस आपको दे देंगे, क्या पता हो सकता है अप्लायंस कंबाइन करके दे दें। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपके पास सिंपल यही करना है, ज़्यादा पैनिक नहीं होना, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस होते हैं इनके। नॉर्मली सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करनी होती है और उसके बाद ही आप क्या करते हैं, कॉस्ट भी निकाल पाते हैं। जो मेन चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है वो ये है कि आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, पावर के कितने फॉर्मूले होते हैं, एंड देन वहाँ से आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है, एंड फाइनली आपको ये चीज़ याद रखनी है कि एक यूनिट में कितना होता है, 1 किलोवाट आवर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए, कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, या एक आधा क्वेश्चन और देख लें कॉस्ट से रिलेटेड। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, हीटर वाला। एक रेफ्रिजरेटर हो जाएगा, एक हीटर वाला हो जाएगा। ठीक है, उसके हिसाब से कर लेते हैं। कॉस्ट वाले 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए। आई एम प्रीटी श्योर कि आपको आ जाएंगे। नहीं आते हैं तो हम एक अलग से पूरी फिजिक्स जब ख़त्म हो जाएगी एक डेडिकेटेड वीडियो रखेंगे सिर्फ न्यूमेरिकल्स के लिए। एक नहीं, बहुत सारी वीडियो रखेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए, जहां हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसको करंट ड्रॉ कर रहा है वो 10 एम्पियर का 220 वोल्ट सप्लाई से। ठीक है, तो आप क्या कह रहा है वो कि आपके पास अ हीटर ड्रॉज अ करंट ऑफ, एक सेकंड में वैल्यू, 10 एम्पियर, करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट सप्लाई। तो वोल्टेज दे दिया, करंट दे दिया। ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग इट फॉर 5 hours every day for 30 days if the rate is, कितना है रेट, ₹5 पर, चलो यूनिट लिख देते हैं इस बार, पिछली बार किलोवाट आवर लिखा था, बात एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं बनेगा, सेम वही चीज़ रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, एक हीटर है
10 एम्पियर का करंट वो ड्रॉ कर रहा है 220 वोल्ट की सप्लाई से, और आपको वो कह रहा है कि अगर 5 घंटे डेली यूज़ किया जाए, तो यहाँ पे सबसे पहले आप टाइम को ही कर दो। चलो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले क्या करेंगे, टाइम ही कर देंगे। टाइम क्या कह रहा है वो देखिए, 5 घंटे डेली और कितने दिन तक, 30 डेज तक। तो 5 × 30 यानी कि 150 घंटे वो चल रहा है एक महीने के अंदर। आपको जो मेन चीज़ चाहिए वो चाहिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उसका फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। टाइम आपके पास है, पावर नहीं है। पावर, टाइम कितना है 150, मल्टीप्लाई बाय आपके पास पावर नहीं है। पावर की जगह आपके पास वैल्यू जो गिवन है वो वी की गिवन है 220, और आपके पास क्या गिवन है, आई गिवन है 10 एम्पियर। और इसीलिए पुरानी चीज़ें भी याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि भाई साहब वहीं से तो पता लगेगा कि पावर यहाँ से कैसे आएगी, है ना। 4 फॉर्मूले बताए थे, वी और आई से रिलेटेड पावर का कौन सा फॉर्मूला है, P = V × I। तो P = क्या हो जाएगा, V × I, यहाँ से पावर आ जाएगी 220 × 10। इसको हम ऐसे ही रखते हैं, सॉल्व नहीं करते। सॉल्व करने के लिए कुछ है भी नहीं, डबल जीरो आ जाएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम इस पावर को 220 × 10, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई। कितनी आई है, ये तो कुछ ज़्यादा ही आई है शायद। E = जो भी आएगी, चलिए जो भी आएगी, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये एनर्जी वॉट्स में आई है। पावर की जो एनर्जी आई है वो किस में, पावर की जो यूनिट आई है वो किस में आई है, वॉट्स में। हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चाहिए होती है, किलोवाट में। तो ऑब्वियस सी बात है, इस पूरी वैल्यू को आप क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड। कितनी जीरो है, 1 2 3, नीचे भी 3 0 से तीनों जीरो कैंसिल। आपके पास E = है 22 × 15, उधर तो 1 ही है, तो ये हो जाएगा 15 × 30, 15 × 30, 333। तो 330 kWh विल बी द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो किलोवाट आर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी 330 किलोवाट आर यहाँ पर क्या हुई है, कंज्यूम हुई है बाय अ हीटर, जो 5 घंटे चल रहा है फॉर 30 डेज। 30 डेज 5 घंटे चलने के बाद उसका जो यूनिट है वो कितना आया है, 330 यूनिट्स, है ना। इसको यूनिट में भी तो बोल सकते हैं, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, 330 यूनिट्स में इसने इस चीज़ को कंज्यूम किया है। अब फिर वही चीज़, रेट जो आएगा, अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना तो ऐसे ही रहता है, कॉस्ट फॉर 1 यूनिट या फिर 1 किलोवाट आवर कितना हो जाएगा, ₹5 है इस बार, है ना, ₹5 पर यूनिट। और हमने कितनी कॉस्ट करी है, 330 यूनिट्स के लिए, तो वो कितना आएगा, 5 × 330। तो 5 3 15, 0 5 15 16, 1650 रुपीज़, 1650 रुपीज़ जो है वो आपका बिल आएगा इस वाले हीटर का, जो 5 घंटे आप यूज़ कर रहे हैं फॉर 30 डेज एवरी डे, ठीक है। तो उसका जो बिल आएगा वो कितना आएगा, 1650 रुपीज़ आएगा इस चीज़ का बिल। आई होप ये दोनों क्वेश्चन से आपको ये पता लग गया होगा कि कॉस्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो भी अप्लायंस आएगा, चाहे फ्रिज आए, चाहे रेफ्रिजरेटर आए, चाहे बल्ब्स आए, उनको कंबाइन कर दिया जाए कि एक बल्ब का इतना है तो 5 बल्ब का कितना होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, उसमें कुछ डरने वाली बात नहीं है। पहले एक बल्ब की पावर निकालिए, फिर 5 बल्ब अगर बोले तो 5 से मल्टीप्लाई करिए, 10 बोले तो 10 से मल्टीप्लाई करिए। दैट इज़ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो उसमें आपको इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आई होप ये कॉस्ट वाला आपको पता लग गया होगा कि फॉर्मेट कैसा है और आपको करना कैसे है। जो मेन पॉइंट है वो इसके फॉर्मूले और छोटे मोटे कॉन्सेप्ट जो आपको इसके याद रखने हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस के साथ हम इस टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं और बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा जो आपके सामने प्रेजेंट है, ठीक है। तो चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, नाम से उसका कुछ पता लग रहा है आपको कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जब तक ये रफ हो रहा है सोचे क्या होगा। अब जिसको पता है वो तो बोलेगा सर हमें पता है, आप ज़्यादा मत बोलिए, वी ऑलरेडी नो व्हाट यू आर टीचिंग। तो आप इस पॉइंट को स्किप कर सकते हैं वीडियो में अगर आपको पता है कि ये क्या होता है, राइट। तो अब यहां पे देखते हैं आपके पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है क्या, देखिए नाम से पता लग रहा है करंट की वजह से हीट का प्रोड्यूस होना, एक हीटिंग इफेक्ट आना, किसी चीज़ का गर्म हो जाना बिकॉज ऑफ करंट, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात यह है कि आपके पास एक बहुत बेसिक चीज़ से स्टार्ट करते हैं कि करंट
इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। करेक्ट। करंट किस चीज की वजह से होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से होता है। और जो हीट है वो अपने आप में एक एनर्जी है, जो क्या है? हीट एनर्जी। तो हम ये कह सकते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब है कि करंट की वजह से हीट होना, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही होगी? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही होगी? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी। किस में कन्वर्ट हो रही होगी? हीट एनर्जी में। सो द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इन हीट एनर्जी लीड्स टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। उसको आप कहीं ना कहीं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से कनेक्ट कर सकते हैं, बट अगेन ये जो है वो एक पूरी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्ट होना हीट एनर्जी में ये कैसे होगा? ये तब होगा, ये इसके लिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। आपने मैकेनिक्स पढ़ी है? 10th क्लास में मैकेनिक्स आ गई। अरे 9th से पढ़ते आ रहे हैं मैकेनिक्स, ये मोशन, ये सब जितनी भी चीज़ें मैकेनिक्स के अंदर आती हैं, ठीक है ना, फ्रिक्शन वगैरह। तो जब कोई बॉडी चल रही होती है उसके मोशन को अपोज किया जाता है। जैसे टायर है, ठीक है, बाइक के जो टायर हैं वो चलते हैं, तो बाइक के टायर चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, और अगर आप उसमें स्पीड ना दो तो थोड़ी देर बाद वो रुक जाते हैं ना। क्यों रुकते हैं? वो इसलिए रुकते हैं क्योंकि जो रोड है वो उस पर क्या लगाती है? एक अपोजिंग फोर्स लगाती है, और उस अपोजिंग फोर्स को आप क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। लेकिन वो जो फ्रिक्शन है ना, वो उसकी जो एनर्जी है, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि वो मोशन कर रहा है ना, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को कहीं ना कहीं चेंज कर रही है। आपने पढ़ा है एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। तो जो फ्रिक्शन है, वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो बॉडी के मोशन को रोक रहा है, जो उसको अपोज कर रहा है, जिसकी वजह से बॉडी थोड़ी देर बाद रुक जाती है, वो टायर पे एक अपोजिंग फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। टायर जो होते हैं वो गर्म हो जाते हैं जब आप बाइक चलाते हो या स्कूटी चलाते हो, वट एवर यू आर राइडिंग। उसके बाद अगर आप रुको और थोड़ा सा महसूस करो उसको टच करके, तो आपको फील होगा कि आपके टायर कैसे हैं? गर्म हो रखे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो धीरे मतलब कन्वर्ट होती है थोड़ी बहुत, किसमें? हीट एनर्जी में, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। तो हम कह सकते हैं मैकेनिक्स में जो रोल फ्रिक्शन करता है, सो दैट काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाए हीट एनर्जी में। अब थोड़ी हो ज़्यादा हो, दैट डिपेंड्स, वो किस सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि मैकेनिक्स में जो रोल फ्रिक्शन प्ले करता है काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करने में? हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने में, वही रोल इलेक्ट्रिसिटी या फिर आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में कौन प्ले करता है? रेजिस्टेंस प्ले करती है। काहे के लिए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि मैकेनिक्स में जो रोल फ्रिक्शन प्ले करता है, फ्रिक्शन का काम क्या है? मोशन को रोकना, काइनेटिक एनर्जी को अपोज करना। वो नहीं चाहता बॉडी मूव करे, तो वो काइनेटिक एनर्जी को अपोज करता है, और अपोज करते करते क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होने लग जाती है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सारी की सारी नहीं होती, लेकिन थोड़ी बहुत एनर्जी क्या होती है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सेम वही रोल सर्किट में, वायर के अंदर किसका होता है? रेजिस्टेंस का। क्योंकि देखिए मैंने आपको जब शुरू में पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है किसकी? कंडक्टर की, वायर की, जो क्या चाहती है कि करंट उसके अंदर से पास ना हो। हालांकि होता है, लेकिन जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट उतना ही कम फ्लो होगा, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट को फ्लो होने के लिए उतना ज्यादा काम करना पड़ेगा, और उतनी ही ज्यादा एनर्जी कन्वर्जन होगा इलेक्ट्रिकल से हीट एनर्जी में। अब समझ आया? तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई वायर है और ये वायर एक बहुत हाई रेजिस्टेंस वायर है, जैसे कि हमने किस वायर के बारे में पढ़ा है? हाई रेजिस्टेंस वायर जो कॉपर से 60 टाइम्स ज्यादा होती है। आवर फेवरेट वायर नाइक्रोम वायर, इसके बारे में हमने पढ़ा है। नाइक्रोम वायर की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है, ये करंट को जल्दी से पास होने नहीं देती है। तो यहाँ पर अगर एक बहुत हाई रेजिस्टेंस वायर है सच एज अ नाइक्रोम वायर, और उसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, उसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, तो ये करंट पहली बात तो इतनी आसानी से फ्लो होगा नहीं,
इसको करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा काम फ्लो होने के लिए। रेजिस्टेंस जो है इस वायर की वो उसको होल्ड कर देगी, वो उसको रोक देगी। रोकने का मतलब ये है कि उसकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो जा रही थी, या काइनेटिक एनर्जी बोलो, चार्जेस फ्लो हो रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो होल्ड हो रही है, मतलब वो पूरी तरीके से फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो वो किस में कन्वर्ट हो रही है? वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट, रुक रहे हैं एक जगह पे, उनकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती जा रही है किसमें? हीट एनर्जी में। और वो हीट एनर्जी जो है वो धीरे धीरे पूरी वायर को क्या कर रही है? गर्म कर रही है। और किसकी वजह से गर्म हो रहा है? वो चार्जेस की वजह से। चार्जेस ने क्या बनाया था? करंट। तो करंट की वजह से हम कह सकते हैं कि हीटिंग इफेक्ट जनरेट हो रहा है, और इसी पूरे फिनोमेना को क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो एक बहुत सिंपल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, व्हेनेवर करंट पासेस थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर, जब भी हाई रेजिस्टेंस वायर से कोई करंट पास करेगा, इट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, जिसकी वजह से पूरी वायर जो होती है वो गर्म हो जाती है। और इसी फिनोमेना को आप क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा था ओवरऑल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। यही रोल फ्रिक्शन क्या करता है? मैकेनिक्स में प्ले करता है। यही रोल रेजिस्टेंस किस में प्ले करती है? आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में प्ले करती है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसको हटा दें कॉस्ट वाले को। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या कहता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? क्या कहता है भैया? लिखिए क्या कहता है। देखो भाई, कहता है कि whenever current passes through a high resistance wire, जैसे कि नाइक्रोम वायर होती है, whenever current passes through a high resistance wire, जैसे कि एक नाइक्रोम वायर है, its electrical energy gets converted into heat energy, which makes the wire very hot। ठीक है, और बस यहां से इसको बंद करके लिखेंगे, दिस फिनोमिनन इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं कि जब भी कोई हाई रेजिस्टेंस वायर से करंट पास होता है तो उसका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वायर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। और इसी फिनोमेना को आप क्या कहते हो? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा बाय डेफिनेशन एज वेल एज बाय जो मैंने ऐसे समझाया उससे। ठीक है, तो ये आपके नॉर्मल डेफिनेशन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की, कि इस तरीके से जो हीट है वो वहां पर प्रोड्यूस होती है। सवाल ये आता है कि इस हीट का हम करेंगे क्या? ठीक है, नॉर्मली ज़्यादातर चीज़ों में हीट प्रोड्यूस होती है। आपका जो बल्ब है वो जल रहा है, थोड़ी देर के लिए अगर वो जलता रहेगा, कुछ देर बाद अगर आप उसे टच करेंगे तो गर्म होगा। बट देन अगेन उस हीट का हमें कोई फ़ायदा नहीं है, वो हीट एनर्जी एज अ वेस्ट है, हमें उस हीट एनर्जी का फ़ायदा नहीं है। अब हर कोई अप्लायंस हीट तो कर सकता है, थोड़ी बहुत हीट हर कोई करता है। आप पंखा चल रहा है, पंखा बहुत देर से चल रहा है, पंखे पे हाथ लगाएंगे वो गर्म होगा, लेकिन उस हीट का यूटिलाइजेशन कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो इसके लिए स्पेसिफिकली अलग से आपके पास क्या आते हैं? हीटिंग अप्लायंसेज आते हैं। अलग से ही क्या होते हैं बेटा? हीटिंग अप्लायंसेज होते हैं जो इन्हीं के लिए यूज होते हैं, जैसे गीजर हो गया, इसी कॉन्सेप्ट पे, मतलब जो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। गीजर इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, गर्म पानी करता है वो। और आपके पास कौन है? और अरे मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, हेयर ड्रायर जो है वो हो गया। हेयर ड्रायर आपका हीटिंग इफेक्ट पे होता है। जो इमर्जन रॉड हो गई जिससे पानी गर्म करते हैं वो इसमें होता है। ठीक है, आपका जो कपड़े प्रेस करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन जिसको आप बोलते हो, इस्त्री, वो इससे यूज़ होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो नॉर्मली आप क्या करते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि ये चार ही हैं, बहुत सारी चीज़ें, टोस्टर हो गया, वो सब इनसे ही होता है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में जो जो अप्लायंसेज यूज़ होते हैं, यूटिलाइज होते हैं, वो ये रहते हैं। और इनमें सब में एक कॉमन चीज़ होती है कि इनमें एक हीटिंग एलिमेंट होता है।
हीटिंग एलिमेंट होता है, या फिर उसको हम क्या कहते हैं, कॉइल भी कहते हैं, जो कि किसकी बनी होती है, ज़्यादातर वो नाइक्रोम वायर की बनी होती है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं वो एक ऐसी वायर की बनी होती है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस जो हाई होता है उसी की वजह से हीटिंग इफेक्ट जो है वो सक्सेसफुली वहाँ पर काम भी करता है। और किस तरीके से वो यूज़ होता है, वो किस तरीके से आपके काम में आता है, वो इस तरह से आता है कि जैसे ही आप उसको स्विच में लगाते हो, करंट उसमें से पास होता है बहुत ज़्यादा, तो जितना ज़्यादा उसमें करंट पास होगा वो उतना उस करंट को स्टोर करेगा, वो उतना उस चार्जेस को स्टोर करेगा, वो उतना गर्म हो जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं बहुत सिंपल सा कि आयरन है जिससे आप कपड़े इस्त्री करते हैं, तो वहाँ पर जो वायर वहाँ से आ रही है वो तो कंडक्टिंग वायर है, लेकिन उस जो मेटल के अंदर वायर लगी है वो एक हीटिंग एलिमेंट लगा होता है, एक हाई रेजिस्टेंस वायर लगती है जैसे कि नाइक्रोम वायर है। ठीक है ना, तो उस नाइक्रोम वायर में जैसे जैसे चार्जेस स्टोर होते रहते हैं वैसे वैसे उसकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो धीरे धीरे वो बहुत गर्म हो जाती है, फिर देन उस हीट को आप यूज़ करते हो आयरनिंग के लिए। ठीक है, सिमिलरली जो गीज़र का पानी है, गीज़र का पानी भी उसी तरह से होता है कि उसमें हीटिंग एलिमेंट होता है चारों तरफ, जिसकी वजह से उसकी सराउंडिंग्स बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, और जो पानी बीच में रहता है वो भी क्या होता है, फिर गर्म हो जाता है। तो ये सारे के सारे अप्लायंसेज जो हैं ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे ही क्या करते हैं बेटा, वर्क करते हैं। ठीक है, तो जितनी ये हीट प्रोड्यूस करता है, अच्छा इसका एक और चीज़ है कि ये जितनी हीट प्रोड्यूस करता है उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है और इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं आ सकते, इसमें न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, और इसमें जो हीट प्रोड्यूस होगी उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो कि वो कैलकुलेशन में हीट प्रोड्यूस आएगी कितनी, वो हीट भी आपको क्या करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा कि वो हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है। अब उसके लिए क्या फॉर्मूला है वो देखते हैं। देखिए जैसा मैंने आपको बोला कि जैसे वायर है, बहुत हाई रेजिस्टेंस वायर है, तो इसमें से जो करंट जा रहा होगा, जो चार्जेस जा रहे होंगे, रेजिस्टेंस उसको अपोज कर रही होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि इसने उसको थप्पड़ मार के भगाया ए भाग और करंट जो है वो चला जाएगा कि मार दिया हम जा रहे हैं वापस, ऐसा तो होगा नहीं। ये फाइट करेंगे इससे आगे जाने के लिए, यानी कि अगर यहाँ रेजिस्टेंस ना होती तो इनको वर्क करना पड़ता नहीं, ये सिंपल सिंपल चले जाते, तो वर्क डन जो होता है वो क्या होता, बहुत कम होता। लेकिन जब यहाँ पर सोल्जर्स आ चुके हैं जिनका नाम रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये कहानी मैंने पहले ही बताई थी आपको सोल्जर्स वाली, अगर यहां पर रेजिस्टेंस आ चुकी है तो ऑब्वियस सी बात है इनको इनसे लड़ना पड़ेगा, यानी कि ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। समझ रहे हो, तो इसको इधर से इधर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा आगे जाने के लिए। ठीक है, और वर्क जो है वो अगेंस्ट द रेजिस्टेंस नहीं, वो पोटेंशियल डिफरेंस जिसकी वजह से वो आया है उस पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट उनको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, तभी तो वो आगे जाएंगे। क्योंकि इधर वाले तो भेज रहे होंगे ना उनको, बस रेजिस्टेंस पावरफुल होगी तो रोक देगी, तो ज्यादातर वहीं मर के हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये चीज होती है। तो यहां से वर्क डन वाला मे बी शायद, एक मिनट लेट मी कंफर्म इट फर्स्ट, चलिए ठीक है हो जाएगा, इसमें ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए कि अगर वो वर्क कर रहा है अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस, कोई भी चार्ज है, लेट्स सपोज यहाँ पे एक चार्ज है Q और पोटेंशियल डिफरेंस है लगा हुआ V, ठीक है, और ये वर्क डन कर रहा है आगे जाने में अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, अगेंस्ट दैट पोटेंशियल डिफरेंस वो वर्क डन कर रहा है, तो W इक्वल्स टू क्या आएगा, V इंटू Q। ये फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। जब अगेंस्ट पोटेंशियल जो भी वर्क डन आप करते हो उसका फॉर्मूला ये है, W इक्वल्स टू V इंटू Q, है ना। अब साथ ही साथ आपको पता है करंट फ्लो हो रहा है, तो ऑल्सो एक चीज और पता है आपको कि I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। करंट जो है जितना फ्लो हो रहा है अगर पूछा जाए तो कितना होगा, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, Q अपॉन T। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, IR। सिंपल सी बात है, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, IR, और करंट कितना है, Q अपॉन T। यहां पे वर्क डन कितना हो रहा है, जो चार्ज कर रहे हैं अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस, V इंटू Q। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, अगर मैं V और Q की जगह यही Q को एक्सपेंड करो आगे, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू T हो जाएगा। ये तो क्लियर है, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू T हो जाएगा। तो यहां पे W इक्वल टू V की जगह अगर आप IR रखो और Q की जगह अगर आप I इंटू T रखो, तो I इंटू I कितना हो गया, I स्क्वायर, और R तो ऐसे ही रहेगा और T भी ऐसे ही रहेगा। ये वर्क डन आ जाएगा किसी भी हाई रेजिस्टेंस वायर में अगर कोई चार्ज फ्लो हो रहा है फॉर अ टाइम T। ध्यान से समझिए, कितना करंट फ्लो हो रहा है फॉर अ हाई रेजिस्टेंस वायर इन टाइम T विल बी इक्वल टू द वर्क डन, होगा ना वर्क डन। लेकिन अब एक और अच्छी बात यह है कि यहां पर जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन है, फिर से बता रहा हूं, जहां पे जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन है वो किस में स्टोर हो रहा है,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल लो या वर्क डन बोल लो, मैंने बोला था ना एनर्जी और वर्क एक जैसे होते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या वर्क डन है वो किस में स्टोर हो रहा है, हीट एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो हम यहाँ वर्क को क्या लिख सकते हैं, हीट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस आएगा वो कितना आएगा, I²R × T। ये होता है हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से जो निकल के आता है, उस कॉन्सेप्ट से जो निकल के हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला आता है वो आता है H = I² × R × T। ये वो फॉर्मूला है जिसके बारे में आपको बता रहा था। इसको, इस हीट वाले फॉर्मूले को आप क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत एक नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, H = I² × R × T। ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसको बोला जाता है, ये हाँ एक पहले चलो बाद में पहले बताऊंगा, ये हीट जो आई है बेटा ये जूल्स में होती है। हीट जो कैलकुलेट होती है ये किस में होती है, जूल्स में कैलकुलेट होती है, और तब इसका नाम रखा जाता है, अब बताऊंगा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसको बोला जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। H = I² RT, इसको बोला जाएगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्वेश्चन आएगा स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग गिव्स यू द हीट प्रोड्यूस्ड, क्या होगा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग गिव्स यू द हीट प्रोड्यूस्ड बाय अ हाई रेजिस्टेंस वायर इन विच अ करंट फ्लोज, अ करंट I फ्लोज फॉर अ टाइम t। मैं लिखवा देता हूं, ढंग से लिखिए इस चीज को, स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, कहां लिखें, इसे हटा दें, इसको हटा देते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एक कॉन्सेप्ट है और वहां से निकल के आता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, वो भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपके लिए, क्योंकि एक नंबर में वो क्वेश्चन आ जाता है अगर आपके पास आता है स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्वेश्चन क्या आ रहा है, स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो क्या होगा, स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होगा, it states that current नहीं, heat produced by a wire, state नहीं, it gives, लिखना डायरेक्ट, it gives the heat produced by a high resistance wire, high resistance wire in which a current I flows for a time, कितना है, टी टाइम के लिए एक हाई रेजिस्टेंस वायर में जो आर रेजिस्टेंस उसको डिनोट किया हुआ है, कितने उसके लिए वो फ्लो कर रहा है टाइम टी के लिए, और करंट कितना फ्लो कर रहा है आई, तो उसको आप क्या बोलेंगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इट गिव्स यू द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द वायर, ठीक है ना, और किस पे बेस्ड है ये, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे ये कॉन्सेप्ट जो है आपका बेस्ड है, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यहां से क्लियर हुआ। इसके 2-3 पॉइंट और हैं वो भी समझ लेते हैं। देखिए जो H है आपका, देखिए ध्यान से देखिए, सामने सामने होता है, आपको पता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उस पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, लेकिन कैसे कैसे डिपेंड कर रहा है, H जो प्रोपोर्शनल है वो है I² के, यानी कि करंट अगर ज्यादा है, इफ करंट इंक्रीजेस इन द वायर इंक्रीजेस, अगर करंट इन द वायर इंक्रीजेस देन हीट प्रोड्यूस्ड विल ऑल्सो इंक्रीज। और ये तो बहुत सिंपल सी बात है, डायरेक्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सामने सामने है, तो जितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है सामने सामने, लाइक करंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्टोर होगा, जितना ज्यादा स्टोर होगा उतनी ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जितनी ज्यादा, हीट एनर्जी उतनी ज्यादा, है ना, तो वो चीज होती है। तो यहां पर जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा आपका हीट भी प्रोड्यूस होगा। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहता हूं कि H जो है वो प्रोपोर्शनल है R के, हीट जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के। जितनी ज्यादा वायर की रेजिस्टेंस होगी उतना ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, समझिए इस चीज को। Higher the resistance of the wire, higher the resistance of the wire, more is the heat produced.
और ये स्टेटमेंट यहीं ख़त्म नहीं होती, इसलिए मैं बोल रहा था ना, मैं इसको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा। मोर इज़ द हीट प्रोड्यूस, समझिए इस चीज़ को, जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी वायर की, फॉर एग्जांपल आप कॉपर वायर लगा देते तो क्या इतनी रेजिस्टेंस मिलती? नहीं मिलती। क्या इतनी हीट प्रोड्यूस होती? नहीं होती। आपने वायर कौन सी यूज़ करी है? नाइक्रोम वायर यूज़ करी है, ठीक है ना, और जिसकी वजह से हीट भी आपको ज़्यादा मिली है। लेकिन यहां पे एक ट्विस्ट आ जाता है। ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि भैया जितनी ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस की वायर आप यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आप हीट प्रोड्यूस कर सकते हो। लेकिन बेटा यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि सपोज मैंने आपको 2 वायर दे दी, 2 नाइक्रोम वायर दे दी, और 2 नाइक्रोम वायर को आप किस तरह से लगाओगे इन ऑर्डर टू गेट मोर हीट? ये सिंपल सी बात है कि अगर मैं आपको 2 वायर दे दूं तो इन सीरीज इट विल गिव मोर रेजिस्टेंस। होता है कि नहीं होता? जैसे मैंने आपको बोल दिया R और R 2, तो ये कितना हो जाएगा? 2R। तो इन पैरेलल क्या होगा बेटा? इट विल गिव लेस रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि 1/R होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 1/R प्लस 1/R कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/R, और नेट रेजिस्टेंस जो आएगा वो आएगा R/2, हाफ हो जाएगा। मतलब ओवरऑल जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो हाफ हो जाएगी। जैसे मैंने आपको फॉर एग्जांपल मैंने आपको 2 और 2 रेजिस्टेंस दिए, 2 के 2 वायर के रेजिस्टेंस दिए, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। अगर आप उसे सीरीज में लगाओगे तो, और वही पैरेलल में लगाओगे तो वो उसका हाफ हो जाएगा, 1 हो जाएगा नेट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि अगर आपके पास 2 वायर हैं, अगर 2 वायर हैं और उनकी रेजिस्टेंस सेम है, तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करने के लिए, ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस 2 हो गई तो ज्यादा हो गई, ज्यादा हीट प्रोड्यूस करने के लिए उनका सीरीज कनेक्शन में लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप उसको पैरेलल में लगाओगे अल्टीमेटली उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस भी क्या हो जाएगी? कम। बाकी वो फैक्टर तो सही है कि हीट और रेजिस्टेंस जो है वो आपस में क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड फाइनली आपका क्या आता है? टाइम आता है। जो H है वो क्या है? यहां लिख दें, जो आपका H है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? T के। मतलब कि जितना ज्यादा टाइम, मोर टाइम द करंट, ओहो इधर घुस गया, मोर टाइम द करंट इज इन द वायर, मोर इज द हीट प्रोड्यूस। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया बट एडजस्ट कर लीजिएगा आप। ये तीसरा पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है, ठीक है ना। जितना ज्यादा टाइम के लिए करंट स्टोर होगा, करंट वहां रहेगा वायर के अंदर, उतनी ज्यादा उस वायर में हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। तो ये आपका नॉर्मल सा फैक्टर है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के लिए। सारा का सारा एक बार देख लीजिए, ढंग से एब्जॉर्ब कर लीजिए इसको अपने अंदर, और उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे जो बेस्ड होगा, ठीक है। आई होप आपको विजिबल हो ये सब कुछ जो मैं लिख रहा हूं। वॉइस रिकॉर्ड एक बार चेक कर लेते हैं। जी हाँ, हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया बेटा? एक बार को न्यूमेरिकल आ गया, ठीक है। सॉरी, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आ गया। रात का टाइम है, थोड़ा सा ऊपर नीचे वर्ड्स हो रहे हैं, क्या कर सकते हैं। इट्स बीन लाइक 19 आवर्स आई एम अप एंड मोर टू गो। तो अभी ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। ऊपर नीचे के लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे, बाकी साथ हमारे साथ आप रहिए। आपके लिए गुड मॉर्निंग हो रहा होगा, या गुड आफ्टरनून हो रहा होगा, या गुड इवनिंग हो रहा होगा, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। फिलहाल हमारे लिए तो गुड नाइट हो रहा है। कोई बात नहीं, वर्क फर्स्ट रेस्ट लेटर, राइट। तो चलिए न्यूमेरिकल हम करेंगे इससे बेस पे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है और इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन उससे पहले एक सिंपल वाला कर लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन दिस कूलम ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन 1 आवर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड, सिंपल सी बात है, H निकालना है, व्हेन 96,000 कूलम, कितना? 96,000 कूलम का चार्ज है। कूलम चार्ज की यूनिट होती है, पता है ना। कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस व्हेन 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इज पास्ड
फॉर 1 hour through what? Through a potential difference of 50 volt. Through a potential difference of 50 volts. 50 volts के potential difference में आपको क्या करना है? 96,000 कूलम का चार्ज पास करना है 1 घंटे के लिए। आपको बताना है हीट प्रोड्यूस कितना है। बहुत सिंपल है, नहीं है? सिंपल है। H इक्वल्स टू आई स्क्वायर मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी, ये बेसिक फॉर्मूला है। आई आपके पास नहीं है, आर आपके पास नहीं है, आपके पास क्यू है और वहां से आपको सब चीज़ें निकालनी है। ठीक है, टी है आपके पास 1 hour, दैट इज गुड, दैट इज अ गुड थिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आपको निकालना है आई। आई के लिए आपके पास फॉर्मूला हो सकता है जहां तक है, टी आपके पास गिवन है और क्यू भी गिवन है। क्यू कितना है? 96,000 कूलम गिवन है और टी कितना है? 1 hour गिवन है, राइट। तो आई आ सकता है यहाँ से, बिल्कुल आ सकता है। आई का फॉर्मूला देखिए वहाँ लिख रखा है, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। तो 96,000 ओवर टाइम, टाइम होगा 1 hour नहीं, टाइम होगा सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे इसको, ठीक है। अदरवाइज 96,000 ऐसे ही नहीं रख सकते। तो टाइम हो जाएगा 60 × 60, 20 कैंसिल, यहाँ आया 960 अपॉन 36, इसको अभी इतना ही छोड़ते हैं एम्पियर में। ठीक है, ये आपके पास करंट आ गया। तो चलिए वैल्यूज को यहाँ पे रख देते हैं। H इक्वल्स टू आई स्क्वायर 960 × 960 अपॉन 36 × 36 इंटू रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस V इक्वल्स टू आई आर से आ सकती है क्योंकि आपके पास V गिवन है। V कितना है? 50 वोल्ट्स। तो V इक्वल्स टू आ जाएगा 960 अपॉन 36 मल्टीप्लाई बाय 50। चलो इसको भी हम नहीं करते, इसको भी हम इसी वैल्यू को यहाँ डायरेक्ट पुट कर देंगे। R की वैल्यू है आपके पास, अरे गलत कराना कुछ, V की वैल्यू तो गिवन है, सॉरी, V की वैल्यू आपके पास क्या है? गिवन है। V की वैल्यू आपके पास कितनी है? I इक्वल्स टू ये रहा, V की वैल्यू 50 है, I की वैल्यू है 960 अपॉन 36 और यहाँ पे R है। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 50 × 36 अपॉन 960। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब इसमें देखिए क्या है, ये R की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो कितना आएगा? 50 × 36 अपॉन 960 मल्टीप्लाई टी कितना है? 60 × 60। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हटा देते हैं साइड वाले को, ये यहाँ से हटा दो। ये टोटल वैल्यू आपके पास गिवन है। इसको सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा? हीटिंग इफेक्ट आ जाएगा, तो कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है वो आ जाएगा। तो चलिए कैंसिल करते हैं। 36 से 36 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। इसको अगर हम लिखना चाहें, चलो लिखते हैं 6 6 36। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। 96, अरे 960 से 960 डायरेक्ट काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, काट देते हैं। 96 10 960। उसके बाद यहाँ से क्या कटेगा? 6 10 60। तो ऊपर कितना बचा है बच्चे? ऊपर बचा है 960 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई बाय, कट गया सीधा 10। आई होप यही हो, कुछ उल्टा सीधा ना हुआ हो, यही होगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो ज़ीरो वाले अलग कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा 96 × 5 × 1 2 3 4, 4 0 हैं। ठीक है, ये आएगा आपका हीट। मैंने बोला था हीट होती है जूल्स में, अगर मुझे किलो जूल्स में निकालना है तो मैं 1000 हटा दूँ, 1000 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो 96 × 5 बचेगा बस। लेकिन अब जो आंसर आएगा वो किलो जूल्स में आएगा। तो 5 6 30, 5 9 45 + 3 48। तो हीट कितनी आएगी? 480 किलो जूल्स आ जाएगी शायद, क्योंकि लग रहा है कुछ गलत किया है, बट चलो सॉल्यूशंस एक मिनट देख लेते हैं फिर। 960 6 60 36 36 कैंसिल, 6 6 36 0 96 10 960 10 50 10। ठीक है, मुझे ठीक लग रहा है, एक आधा ज़ीरो ऊपर नीचे हो सकता है, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से न्यूमेरिकल होगा, इजी है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है और वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि उसमें रेशियो वगैरह निकालना होता है। उसी के बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन यहीं पर हटा देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से आपके पास एक नया क्वेश्चन आएगा। मैं इसको इसी इधर से हटा देता हूँ। एक्चुअली नया क्वेश्चन नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इंटरेस्टिंग सा भी है। थोड़ा सा रेशियो निकालना है, कैसे निकलेगा उसके बारे में हम अभी चर्चा करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास 2 कंडक्टिंग वायर्स हैं, 2 कंडक्टिंग वायर, जैसा मैं आपको बता रहा था अभी नाइक्रोम वायर के लिए,
ऑफ सेम मटेरियल, लेट्स सपोज वो नाइक्रोम ही है, ठीक है, जिसके बारे में आपको बताया जा रहा है। टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, आपको दिख रहा है सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर्स एंड ऑफ इक्वल लेंथ्स and equal diameters are first connected in series and then in parallel, are first connected in series and then in parallel, ठीक है, across the same potential difference, across the same। हर एक छोटी डिटेल बेटा यहाँ पर क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। जैसे यहाँ पे इसने बोल दिया अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि दोनों केसेस में चाहे सीरीज में लगाओ चाहे पैरेलल में लगाओ, वोल्टेज जो था वो क्या था, सेम था। तो हर एक माइनर डिटेल को आपको ध्यान रखना है कि वो क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट विल बी द, वो कह रहा है व्हाट विल बी द हीट प्रोड्यूस्ड, sorry, what will be the ratio of heat produced in series and parallel combination। ये उन्होंने हमें कहा है कि आप ये बताइए कि आपके पास दो वायर हमने दी, जैसे मैं अभी दो वायर के बारे में बता रहा था ना आपको, तो आपको उसने कहा कि आपको दो वायर्स दी हैं और दोनों वायर्स जो हैं वो इक्वल लेंथ की हैं, इक्वल डायमीटर है, सब इक्वल है, और उनको कनेक्ट किया गया पहले दोनों को सीरीज में, ऐसे, इसको हटा दूं, जैसे एक ये वायर है, सेम सेम है, मार्कर एक जैसे रहते हैं, तो इसको हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया सीरीज में दोनों वायर्स को। इस समय कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, पहली बात, और जब वो पैरेलल में कनेक्ट है ऐसे, उस समय कितनी हीट प्रोड्यूस होगी वो आपको निकालना है, बशर्ते एक कंडीशन आपको दे रखी है कि वहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। पहले हम केस मानते हैं, लेट्स सपोज, चलिए सपोज हम मान लेते हैं दैट रेजिस्टेंस ऑफ ईच वायर इज एक्स, ठीक है। दोनों वायर्स हैं, हमने बोला सेम रेजिस्टेंस की हैं, तो सेम दोनों वायर्स हैं, ऑब्वियसली बात है, इक्वल लेंथ है, इक्वल डायमीटर, रेजिस्टेंस भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हमने मान लिया कि रेजिस्टेंस हर वायर का, दोनों वायर का क्या है, एक्स है, ईच ऑफ द टू लिख लीजिए। तो ठीक है, जैसे यहाँ पर है तो दोनों रेजिस्टेंस, जो दोनों वायर की रेजिस्टेंस होगी बिकॉज ऑफ देयर इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर, उनका जो रेजिस्टेंस है वो कितना लिया जाएगा, एक्स ही लिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो सीरीज में हीट प्रोड्यूस का रेशियो निकालना है, तो ऑब्वियसली बात है हीट प्रोड्यूस के लिए आपको दो तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। H=I²RT आपको पता है, उसका फॉर्मूला है। तो वो फॉर्मूला निकालने के लिए आपको पता है क्या होना चाहिए, आपके पास सबसे पहले रेजिस्टेंस होनी चाहिए। तो टोटल रेजिस्टेंस जो आएगी यहाँ पे सीरीज में, उसको मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास जो टोटल रेजिस्टेंस है वो आएगी R1। तो R1 आ जाएगा x+x, दोनों रेजिस्टेंस ऐड करनी पड़ेंगी, 2x आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस मुझे क्या दे रखा है, सेम दे रखा है, तो v ही रहेगा। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे करंट निकाल दूँ, I²RT होता है ना, तो I अगर मैं निकाल दूँ तो I1 मान लो, पहले वाले के लिए ना, सीरीज के लिए तो I1 मान लो, तो I1 कितना आ जाएगा, V/R, दैट मीन्स V/2x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप डायरेक्ट क्या कर लीजिए, I1 V/2x, तो यहाँ से आपके पास हीट प्रोड्यूस, तो सपोज जो आपकी हीट प्रोड्यूस है, हीट प्रोड्यूस्ड इज कितनी है, H1। तो यहां से H1 जो आएगा वो कितना आएगा, I²R1 × T। T इज द टाइम जिसमें जो करंट है वो फ्लो हो रहा है, और T जो है वो दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है आई गेस, हल्का सा इसको ब्राइट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया राइट। अब यहाँ देखिए H1 जो है वो क्या हो जाएगा, I²R1T, ये चीज़ आएगी। अब यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, I1² है एक्चुअली, तो ये हो जाएगा V/2x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई R1 की वैल्यू 2x मल्टीप्लाई T इज द टाइम जहाँ पे करंट फ्लो होगा दोनों वायर्स में। तो H1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी V²/4x² मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई बाय T।
एक x से एक x कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, H1 जो आएगा वो आएगा v स्क्वायर ओवर 2x मल्टीप्लाई बाई टी। ये हीट प्रोड्यूस बाय बोथ द वायर्स व्हेन दे वर कनेक्टेड इन सीरीज है, ये है, ठीक है। अब आपके पास है इन पैरेलल। दूसरा केस कौन सा है? व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल के केस में अब क्या होगा बच्चा? इंक खत्म हो गई शायद, ब्लू वाली हल्का दिख रहा है। पैरेलल के केस में क्या होगा? सेम यही आएगा, बट टोटल रेजिस्टेंस इस बार जो आएगी, टोटल रेजिस्टेंस आएगी R2 सपोज करते हैं, और ये हाफ हो जाएगी। और ये हाफ मैंने आपको बहुत बार समझाया क्यों हो जाएगी, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में कनेक्टेड का मतलब देखिए, अगर मैं मान लूँ R2 है इज द टोटल रेजिस्टेंस, तो ऑब्वियसली बात है R2 तो फॉर्मूला होता नहीं है, क्या होता है 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। 1/x प्लस 1/x क्या होगा? 2/x हो जाएगा ना, यही होगा ना x हो जाएगा ना, x1 जा 1, x1 जा 1, 1 प्लस 1 2। तो R2 की वैल्यू क्या होगी? x/2 ही तो होगी। नेट रेजिस्टेंस तो R2 होता है ना, 1/R2 तो नहीं होता। तो यहां से नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R2 इक्वल्स टू x/2, वहां से रख दिया, ठीक है। अब यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम है, v। करंट कितना आएगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग? v/R2। v/R2 कितना है? 2/x। तो x ऊपर चल जाएगा तो v इंटू x हो जाएगा। नहीं 2/x क्यों? x/2 हो जाएगा। R2 की वैल्यू x/2। तो यहाँ पे इट्स लाइक x/2 है ना, x यहाँ रहेगा, 2 इधर आएगा, तो 2v/x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। I की वैल्यू कितनी आएगी? 2vx। अब अगेन हम मान लेते हैं यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस है, सपोज हीट प्रोड्यूस्ड इज कितनी है? H2 मान लीजिए इसको। तो H2 क्या हो जाएगा? सेम I2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, I2 माना है इस बार, I1 क्यों माना होगा? I1 उधर के लिए है जो सीरीज वाला है, I2 जो पैरेलल वाला है, I2 स्क्वायर R इंटू टी, ठीक है। तो R भी R2 होगा, तो I2 का स्क्वायर मतलब 2v, एक सेकेंड ना, 2v ओवर x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई R2, दैट मीन्स x/2 इंटू टी। आप सॉल्व करिए इसको भी, 2 2 जा 4v स्क्वायर ओवर x स्क्वायर मल्टीप्लाई x ओवर 2 इंटू टी। कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्या कैंसिल हो रहा है? एक x से एक x कैंसिल, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे H2 की जो वैल्यू है वो है v स्क्वायर ही है ना, हाँ, v स्क्वायर ओवर x इंटू टी। एक्चुअली 2v स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा? 2v स्क्वायर ओवर x इंटू टी। तो ये आ गया H2। H1 आया है v स्क्वायर अपॉन 2x इंटू टी, और ये आया है 2v स्क्वायर अपॉन x इंटू टी, ठीक है। आपको बोल रहा है वो रेशियो निकालने के लिए। इसको मान लीजिए a इक्वेशन, इसको मान लीजिए b इक्वेशन। आपको निकालना है रेशियो। डिवाइड कर दीजिए a को b से, इसको ऊपर से हटा देते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपको पता है क्या था, ठीक है। इसको हटा देते हैं, वो आपको कह रहा है कि रेशियो निकालिए a और b का, मतलब दोनों का। जब आपका क्या बोलते हैं सीरीज में है, हीट प्रोड्यूस कितना होगा, और पैरेलल में हीट प्रोड्यूस कितना होगा, उन दोनों का आपको क्या निकालना है? रेशियो। तो डिवाइड कर देंगे इक्वेशन ए को बाय बी से, तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास आएगा H1 अपॉन H2। H1 की वैल्यू कितनी है बेटा? v स्क्वायर इंटू टी अपॉन 2x, तो v स्क्वायर इंटू टी ओवर 2x अपॉन H2 की वैल्यू कितनी है? 2v स्क्वायर इंटू टी ओवर x। कौन जाएगा ऊपर? ये जाएगा सबसे ऊपर, ये जाएगा बगल वाले के पास। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इंटू टी इंटू एक्स ओवर 2v स्क्वायर इंटू टी इंटू 2x। कुछ कैंसल्स हो रहा है? हाँ, t से t कैंसिल, v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल, x से x कैंसिल, बचा 1/4। किसके कौन है? H1 अपॉन H2 के। तो ये जो है रेशियो आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा? H1 अपॉन H2 इक्वल टू 1/4, या H1 रेशियो H2 जो है वो कितना आएगा? 1/4। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ढंग से एक बार देख लीजिए, ठीक है, शुरू से देख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट भी अच्छा है इसका, और आने के भी चांसेस इसके होते हैं, ठीक है। तो ये है आपका हीटिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा। उसके बाद जो आपके पास आता है वो आता है आपके पास 2-3 एप्लीकेशन आती हैं जिसमें हीटिंग इफेक्ट यूज़ होता है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। मेजरली जो है वो इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक गीज़र, इलेक्ट्रिक केटल,
हेयर ड्रायर, इलेक्ट्रिक आयरन, इन सब में ये चीज़ें यूज़ होती हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। हाई रेजिस्टेंस वायर जो है वो इन्हीं जगह लगी रहती हैं, जिनको आप हीटिंग एलिमेंट या हीटिंग कॉइल के नाम से जानते हैं। कई बार फ्यूज़ में भी लगी होती है, बट उनका जो पर्पस है वो अलग चीज़ है। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा एक चैप्टर फिजिक्स में, उसमें हम पढ़ेंगे। लेकिन अब यहाँ पर हम इस पूरे चैप्टर को पूर्ण विराम देते हैं। आई गेस लंबा हो गया लेक्चर, जहाँ तक है मुझे पता है, थोड़ा बड़ा हो चुका है नॉर्मल लेक्चर से। हमारे लास्ट लेक्चर था, फिनिश करना था, कर दिया। आज के लिए इतना ही। हम लेक्चर नंबर 12 को यहीं ख़त्म करते हैं, इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को। कल से जो नया लेक्चर आपके पास आएगा वो आएगा लाइट चैप्टर का, ठीक है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है, ऑप्टिक्स नाम का एक यूनिट है क्लास 12 में, उससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड रहेगा। मतलब अगर आप आज अच्छे से पढ़ते हैं 10th क्लास में, तो नेक्स्ट टाइम जब 12th में आप इसे पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होने वाली है। इजी चैप्टर है और बहुत मज़ा आएगा इसे करने में। इंपॉर्टेंट भी है, स्कोरिंग चैप्टर होता है, ठीक है। बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है उसके अंदर। क्लास 12th में भी आएगा जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर उसी का स्टार्ट करेंगे हम, लाइट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। आई होप जितना ये 12 लेक्चर आए हैं इलेक्ट्रिसिटी में आपको समझ आए होंगे। थोड़ा ऊपर नीचे टाइम का ड्यूरेशन होता रहा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अब उससे ना हो। डेली हम इसको अपलोड करते रहें नए नए लेक्चर्स के लिए आपके लिए, चाहे फिर रात में 3 बजे भी करने पड़े, लेकिन हम करेंगे। तब तक के लिए इन चीज़ को पढ़ते रहिए। हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड नाइट, हैव अ गुड इवनिंग, जब भी आप इसको देख रहे हैं। एंड पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। थैंक यू।